Hi friends, thanks for stopping by. This is Vinith Man right here and you are watching ONS Study Circle. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के न्यू वीडियोस पार्ट 3 के बारे में। हमने इसी टॉपिक पे वीडियोस बना रखे हैं पहले, लेकिन वो क्वेश्चंस हम इस वीडियो में नहीं ले रहे। हर वीडियो में फ्रेश क्वेश्चंस होते हैं। तो ये फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभा रहे हैं, नॉलेजेबल वीडियो टाइम से ला रहे हैं। तो आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो प्रीपेड एक्सपेंस है उसको एसेट क्यों कहा जाता है। अब देखिए, मशीनरी जो है वो एसेट होती है, ये हमें पता है। मान लीजिए कंपनी है, उसने 10 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी, 10 साल 15 साल तक वो उसको यूज करेगी। 10 लाख की मशीनरी 15 साल तक वो यूज करेगी। क्या हम ये कह सकते हैं कि 10 लाख रुपए जो उसने लगाए हैं मशीनरी में, वो 15 साल तक उसको रिटर्न देते रहेंगे, 15 साल तक उसको वैल्यू प्रोवाइड करते रहेंगे, क्योंकि वो 15 साल तक यूज करने वाली है उस मशीनरी को। बिल्कुल कह सकते हैं 10 लाख रुपए उसने लगाए और 15 साल तक उसको रिटर्न मिलेगा उससे। प्रीपेड एक्सपेंसेस में क्या होता है उस पर बात करते हैं। एक कंपनी है, उसने अपने 10 महीने के कोई एक्सपेंस को पहले ही पे कर दिया। मान लीजिए वो एक्सपेंस थे 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का उसने एक्सपेंस 10 महीने का पहले ही पे कर दिया। अब जो उसने पहले ही पे कर दिया 10 लाख रुपए, वो भी तो उसको 10 महीने तक वैल्यू देंगे, मतलब 10 महीने तक उसको यूजफुल रहेंगे, क्योंकि उसने 10 महीने का पहले ही कोई एक्सपेंस पे कर दिया है। अब 10 महीने तक पे नहीं करना पड़ेगा, तो उसकी जो यूटिलिटी रहेगी वो 10 महीने तक रहेगी। इसीलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस को एक एसेट माना जाता है, क्योंकि ये भी एक टाइम ड्यूरेशन तक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं जो भी इसको एक्सपेंस को पे करता है, जो भी कंपनी पे करती है। सेम ऐसा ही एसेट में होता है, इसलिए इसको एसेट कंसिडर किया जाता है। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की। अब अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये पूछा जा सकता है कि मान लीजिए दो पार्टनर्स हैं, एक्स और वाई, एक कंपनी चलाते हैं। अगर वो अपनी सैलरी लेते हैं उसी बिजनेस से, तो क्या ये बिजनेस का खर्चा है या उनकी पर्सनल ड्राइंग मानी जाएगी, इस पे बात करते हैं। देखिए, एक्स और वाई बिजनेस के पार्टनर है, तो ये लेकिन बिजनेस का खर्चा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस मैन और बिजनेस अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या है, बिजनेस से वो अपनी सैलरी ले रहे हैं, तो ये बिजनेस का खर्चा है, क्योंकि वो पार्टनर हैं, लेकिन वो सैलरी ले रहे हैं, तो ये बिजनेस के खर्चे में आएगा। लेकिन अगर लॉस होता है बिजनेस को, तो उनको सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो बिजनेस के पार्टनर भी हैं। मतलब प्रॉफिट हो रहा है, वो सैलरी ले रहे हैं, तो ये खर्चा बिजनेस का है। लेकिन अगर बिजनेस को लॉस होता है, तो जो बिजनेस के पार्टनर है उनको सैलरी कमीशन नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से होता है कि अगर प्रॉफिट है, सैलरी ले रहे हैं, तो खर्चा जो है बिजनेस का कहलाएगा। आइए इसी के साथ बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये हो सकता है कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, जिसे हम कहते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, और जो मॉडर्न अप्रोच है उसमें क्या डिफरेंस है, किस तरीके का डिफरेंस है, बात करते हैं। देखिए, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो कहती है 3 अकाउंट्स के बारे में, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल पे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल पे होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल पे होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यह बात समझ आ गई। जो मॉडर्न अप्रोच है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो डेबिट क्रेडिट को थोड़ा सा अलग तरीके से देखती है। जब भी एसेट में इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड आएगी, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड आएगी। ऐसे ही जब लायबिलिटी में डिक्रीज होता है तो वो डेबिट साइड आएगी, इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट साइड आएगी। एग्जाम्पल लेते हैं, एक कंपनी ने मशीनरी खरीदी 10 लाख रुपए की कैश में। मशीनरी एसेट है, 10 लाख रुपए की खरीदी, इंक्रीज हुई, डेबिट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश देके कैश कम हो गया, डिक्रीज हो गया, तो क्रेडिट साइड आ गया। तो इस तरीके से मॉडर्न अप्रोच काम करती है, और ट्रेडिशनल हमने आपको बता ही दिया। रियल, नॉमिनल, पर्सनल 3 अकाउंट होते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में। तो ये फ्रेंड्स, इसी के साथ बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हो सकता है फ्रेंड्स, व्हाट इज B2B एंड B2C। अब मान लीजिए कंपनी है XYZ, वो क्या करती है, एक दूसरी कंपनी है ABC, उसको कोई सामान बेचती है। तो यह है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। कस्टमर को नहीं बेच रही है, कंपनी एक दूसरी कंपनी को बेच रही है, ये होता है B2B। अब मान लीजिए कंपनी है XYZ, वो क्या करती है, कस्टमर तक अपना सामान बेचती है। इसे कहते हैं B2C, बिजनेस टू कस्टमर। एंड जो पॉइंट होता है वो कस्टमर होता है B2C।
अब अगला क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स यहीं से कि B2C और D2C में क्या डिफरेंस है। अगर हम एक तरीके से देखें तो बिजनेस टू कस्टमर टू कंज्यूमर, डायरेक्ट टू कस्टमर टू कंज्यूमर, दोनों का ही एंड पॉइंट क्या है, कस्टमर है कंज्यूमर है। लेकिन डिफरेंट क्या है इसमें बात करते हैं। अगर मेजर डिफरेंस की बात करें तो ये है कि जो B2C है उसमें होलसेलर भी आ सकते हैं, रिटेलर भी आ सकते हैं। अब ये कंपनी XYZ, ये कस्टमर है, एंड पॉइंट तो कस्टमर ही है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं आ रहा, उसके बीच में होलसेलर आ रहे हैं, रिटेलर आ रहे हैं, उसके बाद कस्टमर आ रहा है, लेकिन जो सामान है वो आ रहा है कस्टमर तक, बिजनेस से कस्टमर तक, लेकिन बीच में होलसेलर भी है, रिटेलर भी है। वहीं जो डायरेक्ट टू कस्टमर है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, उसमें क्या होता है, सिर्फ बिजनेस होता है और डायरेक्ट कस्टमर, कोई भी होलसेलर और रिटेलर नहीं होता। तो इस तरीके से होता है बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कस्टमर, डायरेक्ट टू कस्टमर या डायरेक्ट टू कंज्यूमर। तो ये समझ आ गया फ्रेंड्स कि क्या डिफरेंस है इसमें। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो सकता है फ्रेंड्स, व्हाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो हमें बताता है प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट आ गया 20 लाख रुपए का कंपनी का, अब उसको अमोंग द पार्टनर्स बांटना कैसे है। 10 पार्टनर हैं उस कंपनी के, तो कैसे उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो जो चीजें हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती हैं। किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिल रहा है, ये सारी चीजें सीधे अगर हम वर्ड्स में बात करें, प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें दे दिया। अब उस प्रॉफिट को अमंग द पार्टनर्स कैसे बांट रहे हैं हम, कैसे किस तरीके से उसकी अकाउंटिंग है, कितना किसको प्रॉफिट मिल रहा है, ये सारी चीज आती हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसीलिए वो बनाया जाता है ताकि हमें पता चल सके कि किस तरीके से प्रॉफिट को अमंग द पार्टनर्स बांटा गया है। सीधा यही इसका मतलब है। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हो सकता है फ्रेंड्स, व्हाट इज डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। देखिए कंपनी में जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट की अलग अलग अकाउंटिंग की जाए तो उसे हम कहते हैं सीधे वर्ड्स में डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। हर डिपार्टमेंट के अलग से रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, अलग ही अकाउंटिंग की जाती है हर डिपार्टमेंट वाइज, तो ऐसे अकाउंटिंग को नाम दिया गया है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो सकता है फ्रेंड्स कि 3 तरह की अकाउंटिंग कौन सी है और वो क्या काम करती है। बात करते हैं, पहला होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा होता है हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डाटा को रिकॉर्ड करती है, सिंपली बताती है लॉस आ रहा है या प्रॉफिट आ रहा है। अब मान लीजिए लॉस आ रहा है एक प्रोडक्ट में, उसने बता दिया फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। अब कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करती है, कॉस्ट पे काम करती है कि उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम किया जा सके, किस तरीके से प्रॉफिट कमाया जा सके, उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या बताती है कि प्रॉफिट 2 तरीके से कमाया जा सकता है, सेल्स बढ़ा दी जाए या कॉस्ट को कम कर दिया जाए। तो कॉस्ट पे काम करती है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग भाई क्या काम करती है कि मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने होते हैं, बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, तो वहाँ पे जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है काम करती है, उसमें रिपोर्ट्स देखी जाती हैं कि क्या रिपोर्ट आ रही है कंपनी की, उस बेसिस पे डिसीजन लिए जाते हैं। तो ये 3 तरीके की अकाउंटिंग है हमारी ऑल इन ऑल, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये तीनों के हमने आपको काम बता दिया कि क्या क्या काम करती है। बात करते हैं फ्रेंड्स इसी के साथ वीडियो में अगला क्वेश्चन हो सकता है फ्रेंड्स कि डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन में क्या डिफरेंस है। डेप्रिसिएशन जो लगता है टेंजिबल एसेट्स पे लगता है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे मशीनरी। लेकिन जो एमोर्टाइजेशन है वो इंटेंजिबल एसेट्स पे लगता है। फॉर एग्जांपल कोई एक तरीके का पेटेंट है कंपनी के पास, उस पर लग रहा है, या कोई इंटेंजिबल एसेट है तो उस पर जो है हमारा एमोर्टाइजेशन लगता है, डेप्रिसिएशन नहीं लगता। तो सिंपली हम बात करें, एमोर्टाइजेशन को एक तरीके से देखा जा सकता है कि इंटेंजिबल एसेट्स का डेप्रिसिएशन है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हो सकता है फ्रेंड्स कि क्या डिफरेंस है टेंजिबल एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स में। टेंजिबल एसेट तो सीधी सी होती है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे मशीनें। फिक्टिशियस एसेट होती है हमारी फेक एसेट्स। फॉर एग्जांपल बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, उससे स्टार्ट होने से पहले के जो खर्चे उसने करे हैं वो फिक्टिशियस एसेट्स हैं, जिसे हम कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस। कोई एक्सपेंस है बिजनेस उसको पहले ही पे कर देता है, 6 महीने का एक्सपेंस है बिजनेस ने 1 ही महीने में पे कर दिया आगे 6 महीने तक के लिए। तो ऐसे जो एक्सपेंस होते हैं वो भी फिक्टिशियस एसेट्स में आते हैं। ये हमारी फेक एसेट्स होती है, ये होते हैं हमारे एक्सपेंसेस, लेकिन नाम दिया जाता है इनको फिक्टिशियस एसेट्स। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, आपको कैसे लगी डेफिनेटली हमें लिखिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर इट।